हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम्हें मालूम है कि अभी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा है लास्ट 21 ईयर्स के पीवाईक्यूज में। ये कहाँ से 2001 से मेरे दोस्त 2021 तक के क्वेश्चन पूरे अभी तक जितने पूछे गए हैं, ये सीरीज चल रहा है अपना पीवाईक्यूज का। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका बहुत ही बेहतरीन लेवल पे तुम एडवांटेज लेना चाहते हो तो अगर तुमने पीवाईक्यूज सीरीज अभी नहीं देखा हो, सॉरी रिवीजन सीरीज नहीं फॉलो किया हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो रिवीजन सीरीज देख लेना। उसके बाद आज देखना अपना सब टॉपिक होने जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इससे पहले रिमेनिंग सब टॉपिक कंप्लीट किए जा चुके हैं, जो कि ऑलरेडी एक सेपरेट प्ले लिस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम पे। तो आप वहाँ पे जाओगे तो और सारे वीडियो होंगे जिसमें रिमेनिंग पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं। तो आज अपना सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो पढ़ते हैं अपन डायरेक्टली आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देखोगे तो मिल जाएगा तुम्हें टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे पूरे पीडीएफ फॉर्म में। तुम्हें खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट नोट्स बनाने की। ठीक है मेरे दोस्त, पूरे बेहतरीन लेवल पे शॉर्ट नोट्स बना के तुम्हें दिया जा रहा है और एक्स्ट्रा पेजेस भी दिए जाएंगे। बाद में जब पूरा कंबाइंड बन जाएगा ना, तो तुम्हें प्रिंटेबल फॉर्म में पूरा चैप्टर का कंबाइंड एक साथ दे दिया जाएगा, ताकि आप एक हार्ड कॉपी उसका निकलवा पाओ। और रिमेनिंग एक दो पेज हर चैप्टर के बाद छोड़ दिया जाएगा, ताकि पढ़ने के बाद वीडियो देखने के बाद तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि ये चीज़ें भी शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए, तो आप अपने तरफ से ऐड ऑन कर सको उसमें। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो आई होप अगर आपने अपने साइड से एफर्ट मार दिया हो, क्वेश्चन कर लिया हो, जेनुइनली बहुत सारे लोग कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोलता है, चार्ज ऑफ क्यू माइक्रोकूलम इज पहले से द सेंटर ऑफ अ क्यूब। अच्छा, क्यूब के सेंटर पे मेरे दोस्त, सेंटर होगा कहीं इधर बीच में, इस पे क्यू माइक्रोकूलम रखा जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी, तो एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। अब तुम्हें मेरे दोस्त क्यूब में मालूम है 6 फेसेस होते हैं। अगर एक क्यूब तुम लूडो खेलो तो तुम्हें मालूम है कितने फेस होते हैं, 1 से लेकर 6 नंबर होता है, तो 6 फेसेस पे नंबर मार्क होते हैं। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो मैं यहाँ पे लॉजिक क्या सोचता हूँ, मेरे कंसेप्ट क्या है समझो जरा, कि मैं क्या करता हूँ, फ्लक्स टोटल क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो निकाल लूँ और डिवाइड बाई 6 कर दूंगा। एक फ्लक्स एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा ये पता चल जाएगा मुझे। तो यही करना है यहाँ पे। तो अब उठाता हूँ पेन मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, और तुम्हें नहीं समझ में एक डायग्राम से भी समझा देते। देखो मेरे दोस्त, ये क्यूब है। ठीक है मेरे दोस्त, ये देखो क्यूब है। क्यूब के सेंटर पे इधर कहीं सेंटर होगा, क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल क्यू बोल रखा है यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, तो मैंने लॉजिक क्या बताया यहाँ पे मेरे दोस्त, फाई नेट निकालो क्यूब की वजह से कितना आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्यूब का हिस्सा। तो फ्लक्स क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड, चार्ज कितना है जो क्यूब के अंदर रखा गया है अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻⁶। ठीक है मेरे दोस्त, अपॉन एप्सिलॉन। तो ये क्यूब की वजह से टोटल फ्लक्स हो गया। अब मैंने बताया कि टोटल क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो मेरे दोस्त इसको क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना है, तो तुम्हारे पास आंसर मिल जाएगा इसका Q/6 एप्सिलॉन इंटू 10⁻⁻⁶। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आया। तो ऐसा क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, या ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यहाँ पे 10⁻³ है, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा। देखो ये, सॉरी ये बी, 10⁻6 होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, A charge Q is located at the center of a cube। अच्छा, यहाँ पे भी सेम बात बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज। अच्छा देखो मेरे दोस्त, क्या ये सेम क्वेश्चन कंट्रोल प्लस भी मार के रिपीट नहीं कर लिया, देखो ऑप्शन बस अलग दिया है। ये सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, एक फेस की वजह से क्या होगा। अब यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स कमिंग आउट बोल दिया है। फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों का बात एक ही मतलब होता है। देखो समझो जरा, जो फ्लक्स निकालते हो ना, ये फ्लक्स होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी है। ठीक है, इसका क्लोज इंटीग्रल निकालते हो। ठीक है मेरे दोस्त, क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये होता है फ्लक्स का फार्मूला। तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बोलते हैं। वहां पे नॉर्मल फ्लक्स सिंपल बस लैंग्वेज से खेला है, बाकी देखो ऑप्शन अलग है, बाकी दोनों जगह सेम ही काम करना है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें फ्लक्स निकालना है एक क्यूब की वजह से, एक फेस की वजह से। तो जैसा कि क्वेश्चन 2 में मैंने बताया कि नेट फ्लक्स निकाल लो क्यूब की वजह से, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, डिवाइड बाई ईच फेस से निकालना है। तो क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6 से डिवाइड कर देना है, सेम यही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्यू एनक्लोज
एप्सिलॉन नेट फ्लक्स हो गया मेरे दोस्त क्यू की वजह से। अब यहाँ पे कितना है मेरे दोस्त, टोटल 6 फेसेस है, तो एक फेस की वजह से कितना होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन डिवाइड बाई 6, यहाँ पे 6 का डिवाइड आ जाएगा, ये होगा नेट आंसर। अब मेरे दोस्त तुम्हें क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यू, ठीक है, बात सब कुछ सही दे रखा है, यानी कि ओवरऑल आंसर आएगा अपना ईच फेस की वजह से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, ये होगा, होना चाहिए आंसर। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा आंसर दे रखा है? अगर दे रखा है तो वही अपना सही आंसर है, लेकिन इधर इधर तो किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है। देखो कट पिटा के देखो, क्या ऐसा किसी ऑप्शन अपन को कैंसिल आउट करने के बाद कुछ ऐसा देता है? अगर देगा तो ही करेक्ट आंसर होगा। देखो ये तो नहीं होगा। ये देखो 4 पाई यहाँ से, 4 पाई यहाँ से निपट जाएगा, तो क्या आएगा मेरे दोस्त, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखो और कोई मैच नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर है। ये सेम 2001 का क्वेश्चन 2003 में पूछ लिया गया है, देख लो, कंट्रोल प्लस भी करके। बस यहाँ पे जस्ट शब्दों में खेल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तुम्हें मालूम होना चाहिए, फ्लक्स पूछे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल होता है, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपन एप्सिलॉन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ईच फेस की के थ्रू पूछा था मेरे दोस्त, ठीक है, एनी फेस, एक फेस के वजह से बताना था कि एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा, ठीक है, इसलिए 6 से डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आई होप अगर आपने अपने साइड से एफर्ट मार लिया हो, ट्राई कर लिया हो, तो अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करो, तुरंत अपने साइड से एफर्ट लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि मेरे दोस्त ये अपन क्यों यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, क्यों सॉल्यूशन देख रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इससे आप बेटर अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है 80% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से ही आने वाले हैं। तो अगर एक क्वेश्चन करते हो, अच्छे से समझते हो, तुम खुद से एफर्ट मारते हो, तो मिस्टेक होगा तो तुम समझोगे, सॉल्यूशन देखोगे, तो तुम्हारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहेगा, समझ में आ रहा, ताकि तुम्हें एग्जाम दोगे तो सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें तुरंत क्लिक जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कर रखा है, समझ में आ रहा है। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, देन सॉल्यूशन देखो, ताकि तुम्हें एग्जैक्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्यूशन समझ में आएगा, ठीक है। तो अपन समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल, अच्छा मतलब जो स्क्वायर सरफेस का साइड दे रखा है वो एल दे रखा है, इन मीटर है, ठीक है। अब प्लेन ऑफ पेपर में, अच्छा ठीक है, पेपर के प्लेन में बना रखा है, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, सब कुछ ऐसा यूनिट में है। Also in the plane of the paper is limited only the lower half of the square surface seen in figure, then the electric flux in SI unit associated with the surface। अच्छा तो बोल रहा है क्वेश्चन कि स्क्वायर सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक ही प्लेन में दे रखे हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये स्क्वायर सरफेस के आधे में ही है, समझ में आ रहा। तो ये मेरे दोस्त प्लेन ऑफ पेपर में बोलने का क्या मतलब है, पहले ये समझो। स्क्वायर भी सरफेस भी पेपर के प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पेपर के प्लेन में है, तो स्क्वायर सरफेस है मेरे दोस्त, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, पेपर के अंदर मान लो, या फिर प्लेन के अंदर, या फिर प्लेन के आउटसाइड, यानी कि जिस स्क्वायर सरफेस जिस भी प्लेन में रखा गया है, जो कि बोल रहा है पेपर वाले प्लेन में, ठीक है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना मेरे दोस्त एरिया वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है ना एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर या फिर इनसाइड मान लो या फिर आउटसाइड मान लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये एरिया वेक्टर का है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ, जो क्वेश्चन बोल रखा था कि दोनों एक ही प्लेन में है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है मेरे दोस्त, आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बीच में थीटा कितना है मेरे दोस्त, 90 डिग्री। यहाँ से कुछ समझ में आया? तो ये गिवन है क्वेश्चन में, ई लैंग्वेज लिखने का यही मतलब था कि तुम थीटा का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, तो मेरे दोस्त फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें मालूम है दोनों के बीच में कितना है, एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा का वैल्यू समथिंग आएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा की वैल्यू आएगा, जो कि थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से किसी ऑप्शन में 0 वैल्यू दे रखा है, तो या ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रखा है, जो कि ऑप्शन सी है, तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा 0, क्योंकि मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर है इसका मतलब नेट फ्लक्स होगा 0 होगा ऑफकोर्स। तो पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आई होप आपने अपने साइड से ट्राई कर लिया हो, नहीं ट्राई किया हो तो जरूर एक बार ट्राई करो। मैं कभी नहीं बोलता पेन और पेपर पे करने पे, एटलीस्ट एक बार कोशिश करो, क्वेश्चन का समझने का कोशिश करो,
कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाता तुम कैसे करते, ठीक है, माइंड में करने की कोशिश करो। तो अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोलता है, होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू कूलम विथ इन इट। अच्छा, ये एक मतलब एक होलो सिलेंडर है, ठीक है मेरे दोस्त, इसके अंदर की तरफ क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त, ये क्यू चार्ज है, ठीक है, रखा हुआ है, ठीक है। इफ फाइंड द फ्लक्स इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस। अच्छा, एक कर्व सरफेस है ना मेरे दोस्त, ये सर्कुलर रीजन होता है जो सिलेंडर का आउटर रीजन, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है इसको बोल रखा है फाई, सरफेस के नाम बोल रखा है बी। और मेरे दोस्त पूछ रहा था फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स वोल्ट मीटर। अच्छा, सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है और तुमसे ऐसा यूनिट में पूछा है। तो पूछ रहा है ए सरफेस, ये देखो ये सरफेस क्या है, ए है। इस सरफेस से तुमसे पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा। तो इस सरफेस से मैं मान लेता हूँ कि फाई डैश फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, तुमसे यही पूछा है। तुम मेरे दोस्त क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करोगे एक तुम्हारे कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं अपन, अब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मेरे दोस्त तुम्हें मालूम है कि ये सरफेस, एक सेकंड बात को समझो जरा, ये जो ये सरफेस है ना इसी का आइडेंटिकल सरफेस सी है, समझ में आ रहा। यानी कि जितना फ्लक्स इधर से जनरेट हो रहा होगा ए सरफेस से, वहीं सी सरफेस से जनरेट हो रहा होगा। तो इसको मैंने फाइव प्राइम बोला है, फाइव डैश बोला है। तो इस इधर से भी फ्लक्स कितना जनरेट होगा, फाइव डैश, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना जनरेट होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो सिलेंडर की वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा मेरे दोस्त, फाइव नेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ऐसा होता है। लेकिन मेरे दोस्त फाइव नेट लिखने का एक और तरीका है ना। फाइव नेट क्या होता है, फ्लक्स ये सरफेस की वजह से कितना हुआ, फ्लक्स बी सरफेस की वजह से कितना निकला, फ्लक्स सी सरफेस की वजह से कितना निकला। तो फ्लक्स ए से अपन ने फाइव डैश माना है, ठीक है मेरे दोस्त। और फ्लक्स बी सरफेस से है जो कर्व सरफेस बोल रखा है, उसकी वजह से फाइव दे रखा है। समझो एक सेकंड, ये देखो ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर की वजह से टोटल फ्लक्स अपन लिख रहे हैं। तो एक तो नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। और नेट फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, जितने भी सरफेस है उस सभी साइड से अपन फ्लक्स पता कर लेते हैं। तो देखो बी सरफेस से तो बोल रखा है फाइव फ्लक्स निकलता है, तो ये अपन ने लिख लिया। ए सरफेस से फाइव डैश निकलता है, अपन ने माना है। तो सी सरफेस पे आइडेंटिकल है, तो इधर से भी फाइव डैश निकलेगा, तो एक और फाइव डैश लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, देखो प्लस फाइव डेज, ठीक है। तो अब दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये मेरे दोस्त ए भी फाइनेट ए भी फाइनेट। तो क्यू है फाइनेट, यहाँ पे रखो क्यू एन क्लोज, तो अंदर कितने चार्ज रखा है, क्यू। क्यू अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू फाइव, फाइव डैश है, फाइव डैश टू फाइव डैश है, टू फाइव डैश इक्वल टू प्लस फाइव। तो मेरे दोस्त फाइव डैश की वैल्यू क्या आएगी, टू फाइव की वैल्यू क्या आएगी, फाइव प्राइम की, क्यू अपॉन एप्सिलॉन माइनस का फाइव। और अपन को क्या निकालना था, फाइव प्राइम का वैल्यू, क्योंकि मेरे दोस्त सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाइव डैश। तो फाइव डैश की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन माइनस का फाइव। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। मैं डिटेल इतना क्यों स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं मेरे दोस्त जिनको बहुत छोटे छोटे स्टेप में कंफ्यूजन होता है और अपने साइड से एफर्ट देने के लिए रेडी हैं। तो एटलीस्ट उनको सॉल्यूशन प्रॉपर मिले, सब कुछ बात बताई जाए। मैं एज्यूम करके नहीं चलता कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, चाहे आपको चीज़ें आती हो। बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके चलता हूँ, कि बहुत सारे मैं दोस्तों को जानता हूँ जिनको बहुत बेसिक लेवल पे दिक्कत होती है, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसको ऑप्शन आई होप तुम मैच कर लो, कोई ऑप्शन मैच हो रहा होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो आई होप अगर आपने ट्राई कर लिया हो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये मुझे देखो फिगर से तो देख के लगता है कि सिमिलर क्वेश्चन अपन ने किया था, जस्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड था आई थिंक। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह मेरे को ऐसा फिगर में देख के लग रहा है। पढ़ते हैं क्या, हो सकता है अलग भी हो। क्वेश्चन बोलता है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल। अच्छा, यहाँ पे भी स्क्वायर का साइड एल बोल रखा है, जो कि ऐसे यूनिट में दे रखा है मीटर में। एंड जो भी बोल रखा है कि ये भी प्लेन ऑफ पेपर में ही है, यानी कि पेपर का प्लेन नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा। अच्छा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी प्लेन में लग रहा है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ ए स्क्वायर एज सून इन द फिगर। तो फिगर है ना मेरे दोस्त, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थीटा एंगल पे लग रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल है सरफेस के, स्क्वायर सरफेस के, उससे थीटा डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो पूछता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर। ऐसा यूनिट में पूछ रहा है, सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है, तो नो लोड लेना है, डायरेक्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या दे रखा है, देखो बात को समझो जरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है यहाँ पे, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सॉरी, फ्लक्स होता है मेरे दोस्त ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का पहले थीटा पता कर लो कितना है, समझ में आ रहा। क्योंकि यहाँ पे एक देखो एक ऑप्शन जीरो दे रखा है,
या cos थीटा भी इन्वॉल्व है, sin थीटा भी इन्वॉल्व है, तो ऑफकोर्स यही वाला लगाना है बेसिक फार्मूला, फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये एक सेकंड बात को समझो, कलर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, रेड कलर। ये जो मैंने बताया कि ये स्क्वायर पेपर के प्लेन में रखा गया है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा कि पेपर के अंदर मान लो या पेपर के बाहर मान लो, ठीक है, तो एरिया वेक्टर मैंने पेपर के अंदर मान लिया, अंदर की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोस्त क्या है, इसी अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे ऐसे रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, रैंडम किसी बोलो, ये थीटा यहाँ पे दे रखा है ना, हो सकता है फ्यूचर में 2 थीटा बोल दे, 2 फाई दे दे, यानी कि ये सर्कुलर रीजन के लॉन्ग, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेन ऑफ पेपर में ही है ना, चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाते जाओ पेपर के प्लेन में, किधर भी घुमा लो, लेकिन क्या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी एक सेकेंड देखो, समझो जरा बात को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मेरे दोस्त और एरिया वेक्टर है, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ थीटा लगे या 2 थीटा पे लगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर सर्कुलर रीजन में कैसे भी घुमा लो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है ना, मैं बोल देता हूँ ऐसे भी लगेगा ना तो भी फर्क नहीं आएगा, ऐसे भी लग जाए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी लग जाए, बस ये पेपर के प्लेन में रहना चाहिए, समझ में आ रहा। तो एक बात समझ लेना, आज तुम्हें नोट लिख कर बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि जो सरफेस है वो भी एक ही प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक ही प्लेन है, तो मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है मेरे दोस्त, बात समझ में आई, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो जैसे यहाँ पे लिखोगे तो cos थीटा भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा अपना जीरो, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा cos थीटा। तो यहाँ पे किसी ऑप्शन में जीरो दे रखा है, ऑफकोर्स ऑप्शन ए में ही दे रखा है जीरो, तो इस क्वेश्चन के लिए भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई हो, मैंने क्यों इस बात को बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री रहने वाला है, चाहे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के पेपर के प्लेन में कहीं पे भी घुमा लो, क्योंकि समझ लो, क्योंकि बात को समझो जरा, एरिया वेक्टर ना प्लेन के ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कैसे भी घूम रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन हमेशा इसके बीच का एंगल है ना जो 90 डिग्री है, बात समझ में आई। जैसे ये एरिया वेक्टर हो गया और ये प्लेन हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में घूम रहा है, तो इस प्लेन में घूम रहा है तो कैसे भी घूमे, लेकिन इसके बीच का देख लो हमेशा एंगल कितना है 90 डिग्री है। आई होप तुम्हें समझ में आया, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अ चार्ज q इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। अच्छा, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। अच्छा, ये बोलता है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है समझो जरा, क्वेश्चन ऐसा बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है मेरे दोस्त, जिसका रेडियस r है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, तो मेरे दोस्त इसकी वजह से कितना फ्लक्स होगा, इसकी वजह से कुछ फ्लक्स मान लो फाई होगा, ठीक है मेरे दोस्त, फाई फ्लक्स हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज अंदर रखा हुआ है इस रेडियस। अब क्वेश्चन बोलता है कि सेम जो गॉसियन सरफेस है ना, इसको 2r बना देता हूँ, मतलब इसको एक और लेयर से कवर करता हूँ, अब गॉसियन सरफेस का कितना रेडियस हो जाता है 2r। तो मेरे दोस्त अब फ्लक्स क्या होगा, इसको बोलता हूँ 5 प्राइम, तो रेडियस बढ़ाने से क्या फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, चेंज आएगा तो कितना टाइम्स चेंज आएगा, तो मेरे दोस्त फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। तो यार यहाँ कहीं पे भी क्या वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, क्या यहाँ पे रेडियस का इन्वॉल्वमेंट आएगा, तो कहीं से भी नहीं आएगा, तो फ्लक्स दोनों केस में रिमेन्स द सेम, चाहे रेडियस को 2 टाइम्स करो या 100 टाइम्स करो या 1000 टाइम्स करो, हमेशा फ्लक्स सेम रहने वाला है, तो रिमेन्स द सेम, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। क्योंकि देखो जब भी फ्लक्स लिखते हो तो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हें रेडियस का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा नहीं, दिख रहा, कैसे, तो इसको ही मतलब है कि चार्ज कितना गॉसियन सरफेस के अंदर है, बस बात खत्म, वो तुम रेडियस को 4 गुना करो या 1000 टाइम्स कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए। अच्छा, एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ ए बोल रखा है, इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज है जिसको कहाँ क्यूब के कॉर्नर पर रखता है, ठीक है, तो मान लो एक क्यूब है अपना, तो क्यूब के पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू रखा गया है, ठीक है मेरे दोस्त, तो पूछ रहा है अगर इस चार्ज को क्यू को एक कॉर्नर पर रखा हूँ तो एक क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स होगा, ठीक है मेरे दोस्त।
तुम फ्लक्स निकालना जानते हो। फ्लक्स क्या होता है मेरे दोस्त, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। तो मेरे दोस्त क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन तो यहाँ काम नहीं आने वाला है, लेकिन अगर मुझे सिमेट्री पता कर ली तो इसका पता कर लूंगा, क्योंकि चार्ज तो एनक्लोज होना चाहिए पूरे सरफेस से। तो मेरे दोस्त इसका फंडा कब इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब ये चार्ज को मैं एक बाउंड्री रीजन में ला दूँ, सिमेट्रिकल बाउंड्री रीजन में, ताकि मेरे को उसका मालूम तो होना चाहिए कितने क्यूब मिलके इस चार्ज को सिमेट्री के दौरान एक बाउंड्री लेयर बना रहे हैं, मतलब उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो समझो जरा, अगर ए चार्ज क्यूब कॉर्नर पर रखा गया है, तो इस चार्ज को एक सेंटर पॉइंट पर लाने के लिए, क्यूब के सेंटर पॉइंट पर लाने के लिए कितने क्यूब एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ताकि एक लार्ज क्यूब के सेंटर पे आ जाए, एक बड़े क्यूब के एक चार्ज सेंटर पे आ जाएगा, तो उसकी वजह से मैं फ्लक्स इस फंडे से निकाल सकता हूँ। तो कितने क्यूब एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे समझो जरा। देखो मेरे दोस्त, एक क्यूब तो इधर की तरफ इस कॉर्नर को ऐड कर रखा है, लेकिन देखो इस चार्ज को एक एक्स्ट्रा इधर की तरफ ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्यूब इधर की तरफ, एक एक्स्ट्रा इधर की तरफ, यानी कि चार क्यूब तो इसके सट है, एक इस सरफेस से ज्वाइंट, एक इस सरफेस से ज्वाइंट, और एक इसके इस सरफेस से ज्वाइंट। तीन क्यूब एक्स्ट्रा लेके आऊंगा तो नीचे वाला एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा ही एक क्यूब तो ऑलरेडी है ना, तो टोटल चार क्यूब नीचे, और ऐसे ही चार क्यूब ऊपर मुझे ला कर रखने पड़ेंगे, ताकि ये पॉइंट चार्ज क्यूब है सेंटर पे आ जाए। तो टोटल इसके जैसा 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, इसके जैसा 8 क्यूब। समझ में आ रहा? तो चार्ज मेरे दोस्त क्यू चार्ज सेंटर पे आ जाएगा। तो समझ लो बात को, समझो जरा। तो 8 फाइव ट्रू, अब इसकी वजह से मैंने मान लिया एक कितना फ्लक्स निकल रहा है 5, तो ऐसे 8 क्यूब को ऐड करूंगा, तो मैं लेके लिख सकता हूँ मेरे दोस्त क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन होगा। तो 5 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से 5 की वैल्यू आ जाएगा 1/8 क्यू बाय अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। तो क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप तुम्हें समझ में आया हो, क्योंकि इसको समझाना काफ़ी थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि इमेजिन करना पड़ता है यहाँ पे मेरे दोस्त। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, तो आई होप कि अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हुआ, तुम्हें मज़ा आया हो, तुमने पूरे क्वेश्चन के वीडियो देख रखे हो, रिवीजन सीरीज को भी फॉलो कर लियो, तो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। क्योंकि मेरे दोस्त ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, हो गया मॉडर्न फिजिक्स, हो गया, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन मिलकर तुम्हें एग्जाम में 15 क्वेश्चन हर साल देते हैं, यानी कि 60 मार्क्स गारंटी कर देते हैं 3 चैप्टर मिलकर। समझ लो कितना इंपॉर्टेंस है। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर का मैंने वीडियो बना रखा है ना, उसमें भी इस चैप्टर को लिस्टेड कलर से एकदम दिखाया हुआ है कि ये तो मस्ट अच्छे लेवल पे रेडी करना है इस चैप्टर को, यानी कि सोते समय भी तुम्हें इसका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सिर्फ पीवाईक्यू पे कमांड है, मोर देन इनफ है। समझ में आ रहा है बात को? आई होप तुम समझ पा रहे हो। तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, जब तक के लिए प्लानिंग कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।